हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिजो स्टडी एंड वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ थ्योरीज पढ़ी थी, आज उसका कुछ इंप्लीमेंटेशन कर देते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं नीट एग्जामिनेशन के, देखते हैं कि किस तरह के नीट एग्जामिनेशन में हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं और हम कैसे उस क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। लुक एट गिवन ईयर, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा करेक्ट नहीं है? इंसुलिन मेंटेन्स शुगर लेवल इन द ब्लड ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। यस, सबको पता है इंसुलिन जो है मेंटेन करता है, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। देन एल्ब्यूमिन इज अ सिंपल फूड रिजर्व इन द एग वाइट, बिल्कुल सही है। एग वाइट जो होता है उसमें जो क्या होता है, एल्ब्यूमिन ही होता है। थर्ड वन, ब्लड प्रोटीन्स थ्रोम्बिन एंड फैब्रिनजॉन आर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, बिल्कुल सही है। ब्लड प्रोटीन्स जो होते हैं थ्रोम्बिन और फैब्रिनोजेन जो होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में ही इन्वॉल्व होते हैं, ये भी सही है आपका। डीनेचुरेशन मेक्स द प्रोटीन मोर एक्टिव। अच्छा, डीनेचुरेशन होता क्या बताओ तो? केमिकल कंपोजिशन में ना चेंज होके फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होना, इसी को तो डीनेचुरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स शेप के होते हैं, इस तरीके से प्रोटीन्स के शेप होते हैं, इस तरीके से काफ़ी कॉम्प्लेक्स इस तरह से मिक्सअप होते हैं। ठीक है, जब इनका डीनेचुरेशन करते हैं तो ये सिंपलर फॉर्म में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? सिंपलर फॉर्म में। जैसे अगर मैं थोड़ा सा एक आपको एग्जांपल दूं, जैसे दूध से दही का बनना। ठीक है, जब उसमें नींबू डाल देते हैं तो उसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होते हैं, लेकिन नींबू जैसे ही डालते हैं, दूध फटती है ना, दूध को फाड़ने के लिए नींबू डाल देते हैं तो वो क्या कहते हैं, सिंपलर फॉर्म में ले आ जाते हैं। ठीक है, तो डीनेचुरेशन प्रोटीन्स को एक्टिव नहीं इनएक्टिव कर देते हैं, इस चीज़ को याद रखना। ये वाला जो टर्म है ना, ये रॉन्ग है। डीनेचुरेशन मेक्स द प्रोटीन इनएक्टिव। तो अगर आपसे पूछे भैया बताओ अब ए में कौन से ऑप्शन जो है रॉन्ग है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका? डी। डी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट एज पर द क्वेश्चन। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब रब करते हैं और बढ़ चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल वेरियस अमाइनो एसिड आर लिंक टुगेदर। अच्छा, प्रोटीन में अमाइनो एसिड कैसे लिंक होते हैं मैं तो भूल गया। याद करो, मैंने ग्लाइसिन लिया था, एलानिन लिया था, उसमें कैसे लिंक करते थे? जैसे मैं ले लूँ CHH NH2 हियर, ओके, इस जगह पे H है और ये COOH है। दूसरा ग्लाइसिन ही लेना चाहता हूँ तो ले लो, नहीं मन करे तो भैया एलानिन ले सकते हो। मैंने यहाँ ले लिया भैया NH2, देन इस जगह पे CH, देन यहाँ पे CH3, देन COOH। ठीक है, ये ग्लाइसिन है, ये एलानिन है। आपको पता है ये दोनों आपस में कैसे जुड़ेंगे? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, ये बना CH, इस जगह पे NH2। अच्छा, NH2 यहाँ भी लगा सकते हो, मैंने ऐसा नॉर्मल खींच दिया, घबराने की कोई बात नहीं है। CONH CH CH3 और COOH। ठीक है, होता है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? लो, इसको भी मॉडिफाइड कर दिया। तो ग्लाइसिन और एलानिन को कौन जोड़ दिया? सर, ये वाला लिंकेज जोड़ दिया। इस लिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी बता दो? दिस लिंकेज इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। This linkage is called peptide linkage, or we will say that is peptide bond. This linkage is called peptide linkage, or we will say that is called peptide bond. आ गया समझ में? बिल्कुल। तो सर क्वेश्चन नंबर 2 का बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल अमाइनो एसिड वेरियस अमाइनो एसिड आर लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंकेज। Now, question number 3. The correct statement regarding RNA and DNA. The correct statement regarding RNA and DNA. DNA और RNA के regarding correct statement बताओ। RNA is ribonucleic acid and DNA is deoxyribonucleic acid. सिर्फ नाम से ही आपको पता चल जाएगा। The sugar component in RNA is ribose न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबोस। एंड द शुगर कंपोनेंट DNA 2-deoxyराइबोस। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से आपका नाम से ही पता चल गया। तो मैंने बोला था DNA RNA पढ़ लेना, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा अंदर डीप से नहीं आते। अगर डीप से आना होगा तो बायोलॉजी से आएंगे ना,
इसमें तो थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री लगे तो ये पढ़ लो। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम सीधा ही कर सकते हैं सर, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। द सुगर कंपोनेंट इन RNA इज राइबोज एंड द सुगर कंपोनेंट इन DNA इन D2-deoxyराइबोज। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम कह देंगे बच्चों ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच वन गिवन बिलो इज नॉन रिड्यूसिंग सुगर। अच्छा, दो तरह के शुगर होते हैं, याद करो मैंने बताया था कि जो जिसमें फ्री आपके CHO और कीटोनिक लिंकेज हैं, ठीक है, यानी जो पॉजिटिव फेलिंग रिड्यूस कर दे फेलिंग सॉल्यूशन को और सिल्वर मिरर टेस्ट में पास हो जाए यानी टॉलरेंस रिएजेंट को, तो ऐसे शुगर को हम लोग बोलते हैं कौन सा शुगर बच्चों, रिड्यूसिंग शुगर बोला जाता है। और इसमें कौन सा शुगर आ जाएगा बच्चों, दिस इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। दो तरह के शुगर होते हैं, फिर से बोल रहा हूँ, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यानी जो पॉजिटिव टॉलरेंस या सिल्वर मिरर टेस्ट दे दे आपका और आपका क्या CU2O फेलिंग सॉल्यूशन रेड PPT दे दे, तो वो कौन सा शुगर होगा, रिड्यूसिंग शुगर। जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं, याद है, जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। डाइसैकेराइड में अगर मैं लैक्टोज की बात करूं और माल्टोज की बात करूं मैं, तो वो भी आपका क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन सुक्रोज की बात करूं तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्वेश्चन में कहा है कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो आंसर आ गया लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज, ये आपके क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। कौन रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, तो भैया सुक्रोज। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर इज सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 4, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 5. The correct corresponding order of name of 4 aldoses. ये 4 एल्डोजेस दिए, एल्डोजेस समझ गए में आया ना, जिसमें आपका OH और CHO होता है, कीटोनिक लिंकेज नहीं, कीटोजेस नहीं है, तो इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि बताओ इनका नेमिंग का ऑर्डर क्या होगा। एल इरेथ्रोज, एल थेरोज, एल इरेथ्रोज, यानी इरेथ्रोज और थेरोज के बारे में बताया गया है। अब आप देखो ये वाला जो आपका कंपोनेंट होगा जिसमें आपका OH इस अरेंजमेंट में होता है, इसको बोलते हैं एरेथ्रोज। अब देखो OH CH2 से लगा हुआ किस तरफ है भैया, OH जो लगा हुआ है वो राइट हैंड साइड में है, तो इसको बोलते हैं डी एरेथ्रोज। और इसमें ये है थेरोज, लेकिन इस बार OH ग्रुप फिर से इधर लगा हुआ है तो बोलेंगे दी थेरोज। अब इसमें सेम सिमिलर है लेकिन OH इस बार इधर है, तो इसको बोलेंगे एल एरेथ्रोज और इसको बोलेंगे एल थेरोज। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। तो ऑर्डर क्या होगा फिर से बता दो। डी थेरोज कहाँ है? डी थेरोज, उसके बाद डी एरेथ्रोज, यानी सबसे पहले होगा डी एरेथ्रोज, उसके बाद डी थेरोज, बहुत अच्छा, डी एरेथ्रोज, डी थेरोज, एल एरेथ्रोज, एल एरेथ्रोज एंड नेक्स्ट वन इज एल थेरोज। ये वाला ऑर्डर हो जाएगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी एरेथ्रोज, एल थेरोजेज, थेरोज एंड एल एरेथ्रोज एंड एल थेरोज, यानी क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है दैट इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। चलो अब इसको रब करते हैं बच्चों और बढ़ चलते हैं आगे सेगमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन में, डी ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइल अमाइन एंड गिव ऑक्साइम। ये मैंने आपको रिएक्शन करवाया था, बोला ऑक्साइम कैसा होगा, इन चारों में से तुम खुद ही बता दो बच्चों। सर ग्लूकोज का पहला स्ट्रक्चर तो बना लो, CHO, देन 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 5, यहाँ क्या लगाओगे? CH2OH लगाओगे, बिल्कुल। अब पुट करते चले जाओ, ये है OH, यहाँ है H, यहाँ है OH और इस जगह पे H है, यहाँ पे H है, इस जगह पे OH है। कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं भैया, यहाँ पे H है और इस जगह पे आपका क्या है? OH है। ये आपका ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज को जब हम लोग ट्रीटमेंट कर देते हैं NH2OH के साथ, तो आपको पता है ये सीधा कहाँ जाके अटैक करता है? CHO ग्रुप पे। CHO ग्रुप को हम किस तरीके से लिखते हैं? C डबल बॉन्ड OH, यही तो लिखते हैं। कोई प्रॉब्लम वाली बात है? माइग्रेशन होगा, एक जगह नेगेटिव और एक जगह पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो जो प्रोडक्ट आपका बनेगा इसके साथ वो क्या बन जाएगा? सिर्फ का यही रिएक्शन बताता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होते हैं। C 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 6 CH2OH।
क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? 1 2 3 4 5 6। चलिए अब ये इसमें क्या बदल गया, यहाँ लगाएंगे C डबल बॉन्ड NOH CH, ये वाला आपका कन्फिग्रेशन आ गया। देन पुट कर दो HOH, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। OH एंड H बना लो, दिख रहा है आपको। देन H, देन OH, देन OH, देन H। दिस इज द फॉर्मूला, यानी ये एल्डिहाइडिक के प्रेजेंस को बता देता है। तो अगर पूछा जाए डी ग्लूकोज विद हाइड्रोक्साइल अमाइन, या हाइड्रोक्साइल अमाइन है, गिव्स एन ऑक्साइम, द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑक्साइम, तो ऑक्साइम का क्या स्ट्रक्चर होगा? डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आ गया क्या समझ में? कैसे रिएक्शन प्रोसीड किया ये तो आप जान गए। बिल्कुल सर, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलो इसको रब कर देते हैं बच्चों। रब करने के बाद हम लोग बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, उस चीज को थोड़ा सा समझ लो। क्वेश्चन नंबर 7, Sargap rule state that in an organism amount of adenine is equal to that of cytosine and the amount of thymine is equal to that of guanine, amount of all bases। अच्छा, कितने बेसेस होते हैं ये तो बता दो। पहले होता है A, C और आपका होता है T और G। इसमें हमें पता है कि A और T आपस में जुड़े होते हैं वाया हाइड्रोजन बॉन्ड, और C और G आपस में जुड़े होते हैं वाया हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी अकॉर्डिंग टू द सारगॉप रूल जो अमाउंट ऑफ एडेनिन है इज इक्वल टू दैट ऑफ थाइमिन होगा, एंड द अमाउंट ऑफ गुआनिन इज इक्वल टू दैट ऑफ साइटोसिन। ये लिंकेज हो जाएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ऑल अमाउंट भी सही नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि 4 बेसेस इसी तरह से आपस में जुड़े होते हैं। तो सारगॉप रूल, अकॉर्डिंग टू द सारगॉप रूल्स, amount of adenine is equal to that of thymine and amount of guanine is equal to that of cytosine। ये आपको समझ में आ गया? बिल्कुल सर। सो क्वेश्चन नंबर 7 वी विल से दैट इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अगर हम बढ़ चलते हैं तो क्या है क्वेश्चन नंबर 8, उसको अच्छे से देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। देखो ये एकदम सिंपल सा लॉजिक है। स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। बिल्कुल, स्टार्च में आपके 2 पार्ट होते हैं, याद करो। पहला क्या होता है? लीनियर अमाइलोज, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? एमाइलोपेक्टिन होता है। क्या पढ़ाया था? बिल्कुल, इसमें जो होता है लीनियर लिंकेज होता है, लीनियर पॉलीमराइज। इसमें क्या होता है? ब्रांच। इसमें C1 और पहले का C1 दूसरे का C4 आपस में लिंक होते हैं ना। बिल्कुल, कौन सा है इसमें भैया? इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। और इसमें भैया C1 और C6 ब्रांच पॉलीमरेशन होता है बीटा, ठीक है। तो स्टार्च में जो होता है, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, बताया था, याद आया? बिल्कुल। सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? वी विल से क्वेश्चन नंबर 8 ए इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, यानी हम किस पे टिक करना है? ए इज द करेक्ट ऑप्शन पे। चलो हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। आपको पता है कौन देगा? जितने भी मोनोसैकेराइड होते हैं, डाइसैकेराइड में आपके कौन होते हैं? माल्टोज होते हैं, ठीक है। डाइसैकेराइड में आपके माल्टोज होते हैं, माल्टोज के बाद जो होते हैं लैक्टोज होते हैं। ये सब आपके क्या देते हैं? पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट आपके देते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। सुक्रोज, ग्लूकोज, फैट्स एंड प्रोटीन। आपको पता है ग्लूकोज क्या मोनोसैकेराइड्स है, तो ये आपका पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा। क्वेश्चन नंबर 9 वी विल से दैट इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्वेश्चन नंबर 9 वी विल से दैट इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द अल्फा डी ग्लूकोज एंड द बीटा डी ग्लूकोज डिफर फ्रॉम ईच अदर। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज जो होते हैं वो एक दूसरे से डिफर करते हैं ड्यू टू द डिफरेंस इन कार्बन एटम विथ रिस्पेक्ट टू। याद करो, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में C1 पोजीशन एक ही जगह पे चेंजेस होते थे, और उस जगह को उससे जो प्रोडक्ट बनते थे इनको हम लोग क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर में आया था, फिशर प्रोजेक्शन में एनोमर्स बोला जाता था। तो सिर्फ कन्फिग्रेशन में ही हो, वो भी एक पोजीशन पे। तो ये दोनों क्या एनोमरिक पेयर है। तो द अल्फा डी ग्लूकोज एंड द बीटा डी ग्लूकोज डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू डिफरेंस इन कार्बन एटम विथ रिस्पेक्ट टू
कॉन्फ़िगरेशन, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो होगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाए बच्चों तो घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से, मैंने क्या बोला, बिल्कुल अगर थ्योरी पे भी अगर थोड़ी बहुत भी होल्ड है, अगर आपने अप लेवल से भी पढ़ लिया, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। अगर आप नीट के स्टूडेंट हो तो बायोलॉजी में ये सारी चीजों से फैमिलियर होते रहोगे, तो इन चीजों को अगर आप धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ते चलोगे तो आपकी वर्किंग हो जाएगी, आराम से आप आगे बढ़ सकते हो। चलो अब मैं इसको रिव्यू कर लेता हूं, ठीक है। रिव्यू करने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 क्या बताया था, कौन सा इनका नॉट करेक्ट है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोटीन मॉलिक्यूल में वेरियस अमाइनो एसिड आर लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला था मैंने, सुगर कंपोनेंट इन आरएनए इज राइबोज एंड द सुगर कंपोनेंट इन डीएनए 2-deoxyराइबोज। क्वेश्चन नंबर 3 ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच वन गिवन बिलो इज नॉन रिड्यूसिंग सुगर, कौन नॉन रिड्यूसिंग सुगर है, जल्दी बता दो, लैक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज और माल्टोज। आपको पता सुक्रोज जो है नॉन रिड्यूसिंग सुगर है। क्वेश्चन नंबर 5 बता दिया था क्या होगा, डी एरेथ्रोज, डी थेरोज, डी एरेथ्रोज एंड एल्थ्रोज, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 डी ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइल अमीन, ये किसके प्रेजेंस को बताता है, CHO ग्रुप के प्रेजेंस को बताता है, एंड गिव्स and yields an oxime, the structure of the oxime, D is the correct option. Question number 7 Kargop rules क्या होता है, Sargop rules क्या होता है, Sargop rules state that the amount of adenine is equal to that of thymine and amount of guanine is equal to that of cytosine, that is C is the correct option. Question number 8 which of the following is correct statement, आपको पता है क्या होगा, starch is a polymer of alpha glucose. Question number 9 क्या हो जाएगा, Which of the following की पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट, ग्लूकोज देता है, मोनोसैकेराइड्स है। क्वेश्चन नंबर 10 किस में डिफर करेगा, कॉन्फ़िगरेशन में। आ गया समझ में। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, जो प्रोटीन्स है, उनके स्ट्रक्चर को, उनकी प्रॉपर्टीज को देख लो और आरएनए और डीएनए पढ़ लो, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे बन जाए, मैक्सिमम के क्वेश्चंस बन ही जाएंगे, एक ही क्वेश्चन तो आता है। तो चलो बच्चों अब और आगे नहीं बढ़ते, यहीं से समाप्त करते हैं। ये सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करो और घर पे और भी क्वेश्चनों को प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इस चैप्टर में आपके लिए बहुत अच्छा है। समय आ चुका है आपसे विदा लेने का, टाइम हैज कम, टाइम टू से बाय बाय, थैंक यू सो मच।